अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर CS 101 का मॉड्यूल नंबर 27, मॉड्यूल नंबर 28, 29 और 30 क्लियर करेंगे। थोड़ा सा वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो लेंथी हो जाएगा, लेकिन ये चूँकि मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको हर एक मॉड्यूल की तफसील से समझ आ सके। हम आपसे पहले भी बारहा दफ़ा अपनी वीडियोस के अंदर ये कह चुके हैं कि आप जो हैं CS 101 हो, MGT हो, पाक स्टडी हो, कोई भी ऐसी किताब हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर, आप वहाँ पर क्या किया करें, आप अपना सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर किया करें रट्टा लगाने के बजाय। क्योंकि अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो एज़ यूजुअल जो व्यू है वो आपको ज़्यादा अच्छे नंबर प्रोवाइड कर देगा बानिस्बत रट्टा लगाने के। CS 101 मॉड्यूल नंबर 27 की तरफ चलते हैं। इसका भी जो मॉड्यूल है ये थोड़ा सा पीछे से कंपेयर कर रहा है कि मॉड्यूल नंबर 26 के अंदर जो हमने आपको बताया था उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो। मॉड्यूल नंबर 27 की तरफ चलते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। अगर आपको इंटीजर पॉइंट नोटेशन का पता है तो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन इज़ वेरी ईजियर फॉर यू। तो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन का मतलब क्या है? इन कंट्रास्ट टू अ स्टोरेज ऑफ इंटीजर, द स्टोरेज ऑफ अ वैल्यू विद अ फ्रिक्शनल पार्ट रिक्वायर्ड दैट वी स्टोर नॉट ओनली द पैटर्न ऑफ जीरोज एंड वन रिप्रेजेंटिंग इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बट आल्सो द पोजीशन ऑफ द रेडिक्स पॉइंट। इसका मतलब ये है कि अब आप फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के अंदर देखेंगे कि अब हमें जो मैंने पहले भी इस वीडियो में पिछली वीडियो में आपको ये ऐड करना बताया था, यहाँ पर भी सिर्फ एडिशन ही बता रहा है कि ऐड करने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 10.10 है, यानी आप 10.10 और नीचे दूसरी जो बिट्स हैं डेट इज़ 01.01, तो उसे आप ऐड किस तरह करेंगे? तो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर रेडिक्स पॉइंट को आपने किस तरह से ऐड करना है? अ पॉपुलर वे ऑफ डूइंग दैट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक नोटेशन। जो साइंटिफिक नोटेशन है इसके ज़रिए आप एक काम कर सकते हैं। रेडिक्स पॉइंट को आप जो है वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में जो वे ऑफ राइटिंग है उसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन है। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को क्या कर रहे हैं, रेडिक्स पॉइंट के अंदर लिख रहे हैं। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का मतलब 0 और 1 को आपने पॉइंट की फॉर्म में लिखना है, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन कहलाएगा। फिर स्टोरिंग रेडिक्स का मतलब ये होता है कि नंबर्स विद फ्रिक्शनल पार्ट पुट हैव अ रेडिक्स। जो नंबर्स होते हैं फ्रिक्शनल पार्ट के उनके अंदर रेडिक्स होता है। रेडिक्स कंप्यूटर लैंग्वेज में इसे आम लैंग्वेज में इसको जो है वो हम पॉइंट कहते हैं और कंप्यूटर की लैंग्वेज में पॉइंट को रेडिक्स कहा जाता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टोर द पोजीशन ऑफ रेडिक्स। वन पॉपुलर वे इज़ फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। यानी अब आप रेडिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं बाइनरी फॉर्म में, एक उसका पॉपुलर वे जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन है। फॉर डेमोस्ट्रेशन पर्पज वी विल एग्जांपल ऑफ 8 बिट स्टोरिंग। वो कह रहा है कि हम सिर्फ आपको समझाने के लिए छोटी से छोटी बिट की एग्जांपल आपके सामने रखेंगे। तो स्टोरिंग फ्रिक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का पता लग सके कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम करूँ तो ये एक्सपोनेंट फील्ड है। यहाँ से वी डिवाइड द रिमेनिंग 7 बिट ऑफ द बाइट इनटू 2 ग्रुप्स। यानी कि यहाँ से इस पिक्चर से समझें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लाजमी तौर पर आपने याद रखना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपका जो कॉन्सेप्ट है एज सुन एज पॉसिबल उसको क्लियर करेंगे। तो देखें, सबसे पहली बिट यानी कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, आई रिपीटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। यहाँ से 12 दफ़ा एमसीक्यूज़ जो है वो पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है कि साइन बिट क्या होती है। तो एक छोटा सा इसका जवाब है कि जो मोस्ट लेफ्ट बिट होती है ये वाली, देखें सबसे पहली बिट यहाँ से लेफ्ट वाली साइड पे ये वाली जो बिट है ये साइन बिट कहलाती है। फिर उसके बाद अगली 3 बिट्स, अगर 8 बिट की बात कर रहे हैं तो अगली 3 बिट्स जो हैं वो एक्सपोनेंट हैं और अगली 4 बिट्स जो हैं वो मेंटीसा हैं। फिर मैं रिपीट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, माइंड में अच्छी तरीके से इसको याद रख लें कि साइन बिट कौन सी बिट होती है। साइन बिट वो बिट होती है जो कि लेफ्ट मोस्ट बिट होती है, यानी सबसे पहली बिट मैथमेटिकल फॉर्म में वो साइन बिट होती है। उसके अगली 3 बिट होती हैं 8 बाइनरी नंबर के नोटेशन में, वो एक्सपोनेंट होती हैं, और जो रिमेनिंग 4 बच जाती हैं वो मेंटीसा होती हैं। ये बिट पोजीशन पैटर्न है, इसको आपने जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन कंपोनेंट की फॉर्म में आपको बताया जा रहा है, तो इसे आपने अच्छे तरीके से याद भी रखना है और अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है वो क्लियर कर लेना है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें, हम आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके एज सुन एज पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। फिर इसने वही बता दिया जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। आगे उसने फर्दर एग्जांपल्स मज़ीद दी हुई हैं
ओके, यहाँ पर एक और एग्जांपल ये वाली दी है 0.1100। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखें 0.1100, अभी जो 0.1100 है ना, तो ये ओवरऑल जो वो एक्सपोनेंट फील्ड नहीं है। यहाँ पर अगर इसको दोबारा यहाँ से देखा जाए तो ये देखें, ये मेंटिसा फील्ड है। तो यहाँ पर उसने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि रेडिक्स जो है बिट के लेफ्ट वाली साइड पे सो द एक्सपोनेंट फील्ड। अब एक्सपोनेंट फील्ड कौन सी है यहाँ पर 011, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू को -1 विद देयरफॉर हैव। अब हमारे पास क्या यहाँ पर आएगा 0.01100। सिर्फ मेंटिसा एक्सपोनेंट और साइन बिट को आपने याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ इसी चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाता है। आगे वही एग्जाम्पल बार बार डिस्कस कर रहा है, तो आप अगर इसको नहीं भी करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, साइन बिट होती क्या है। फिर यहाँ से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि द रूल इज़ टू कॉपी द बिट पैटर्न अपीयरिंग इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एज अ एमसीक्यू से पूछा जाता है, पिछले ग्रैंड क्विज में भी आया हुआ था कि जो रूल है कॉपी करने का बिट को, वो पैटर्न इस तरह होता है कि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ना कि राइट टू लेफ़्ट करते हैं। फिर स्टार्टिंग जो होती है, स्टार्टिंग लेफ्ट मोस्ट बिट इज़ 1। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि जो बिट पैटर्न होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से या 1 से। तो आपको पता होना चाहिए जो ओवरऑल स्टार्टिंग होता है लेफ्ट मोस्ट होती है, लेफ्ट मोस्ट से मुराद होती है 1 से होती है। फिर इट विल बी नॉट बी, अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो इसने आगे नीचे टेबल में एग्जांपल दी है 1100, तो 1100 के अंदर देखें सबसे पहली बिट स्टार्ट मैंने अभी बताया 1 से होगी, तो ये क्या होगा 1। अब दूसरा कह रहा है इट विल नॉट बी, अब दूसरी जो पिक्चर है वहाँ पर आप देखें तो वहाँ पर 0110 है, तो इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि इट विल नॉट बी, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ओवरऑल जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो 1 होनी ही होनी है। फिर उसके बाद मेंटिसा जो होगा वो यहाँ पर आपको इसने आपको दिखा दिया। आगे चलते हैं। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? दिस इज बिकॉज वी फिल द मेंटिसा फील्ड स्टार्टिंग विद द लेफ्ट मोस्ट बिट 1 दैट अपीयर इनटू द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दैट कन्फर्म टू दिस रूल आर सेड टू बी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। इसका मतलब ये होता है कि आप नॉर्मलाइज फॉर्म तब कहते हैं जब आपकी स्टार्टिंग बिट लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो 1 होगी, तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होगी। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। 12 दफ़ा मैंने आपको इसी वीडियो में दोहरा दिया कि नॉर्मलाइज्ड फॉर्म का मतलब ये है कि नॉर्मल चीज़ें तब होंगी जब शुरू में स्टार्टिंग बिट जो होगी वो 1 होगी। आगे उसने एग्जांपल दी हुई है, मॉड्यूल नंबर 28 की तरफ चलते हैं। ट्रंकेशन एरर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ट्रंकेशन एरर का मतलब क्या है? और फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन, यानी फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के अंदर ट्रंकेशन एरर क्या होता है? वो कहता है कि अब हमें लेट अस कंसीडर द अनोइंग प्रॉब्लम दैट ऑकर्स इफ वी ट्राई टू स्टोर द सेकंड वैल्यू विद 1 बाइट फ्लोटिंग पॉइंट सिस्टम। वी फर्स्ट राइट 2 की पावर 5/8 इन बाइनरी। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग जो हैं, अगर आप मैथ टाइप यूज़ करते हैं, मैथ टाइप भी मैंने इसका जो लेक्चर है वो भी मैंने अपने इस चैनल पर बना के अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके वो भी देख सकते हैं। ओके, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि मैथ टाइप को अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम लिखते हैं 2 की पावर 5/8, यानी जिस तरह यहाँ पर उसने आपको दी हुई एग्जांपल। तो अब 2 की पावर 5/8 है, तो 5/8 भी कन्वर्ट होगा बाइनरी फॉर्म में। तो अब 5/8 जब आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमें विच गिव जो कि देगा 10.101, यानी कि 2 की पावर 5/8 का बाइनरी फॉर्म में मतलब यह है कि किसके बराबर हो जाएगा 10.101 के। किस तरह आया है ये आपका अभी जो मसला है वो नहीं है, बस आपको बताया जा रहा है कि ये आया है। किस तरह आया वो आप आगे जाके नेक्स्ट जो सेमिस्टर है उसमें जाके पढ़ेंगे। तो देखें, अब 2 की पावर 5/8 है, तो इसको उसने कहा कि बाइनरी फॉर्म में 10.101 है, बट वन वी कॉपी इनटू द मेंटिसा फील्ड। लेकिन जब आप इसे मेंटिसा फील्ड के अंदर कॉपी करेंगे, जब आप इसे मेंटिसा फील्ड के अंदर देखेंगे, तो जो राइट मोस्ट बिट है वो 1 होने के बजाय हमें रिप्रेजेंट करवाएगी 1/8 इज़ लॉस्ट। इसका मतलब ये है कि आप मेंटिसा फील्ड को जब फ्रिक्शनल पार्ट के अंदर लिखेंगे तो मेंटिसा फील्ड को आप लॉस्ट कर देंगे। तो अगर आप इसे इग्नोर करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम्स वहाँ पर जनरेट हो जाएंगी, और प्रॉब्लम जैसे जैसे जनरेट होंगी वैसे वैसे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब जो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है ड्यू टू द फ्रिक्शन, दिस प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली कॉल्ड द ट्रंकेशन एरर।
आई रिपीटेड, जो प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को इस फ्रिक्शनल पार्ट की वजह से, वो बेसिकली आपका ट्रंकेशन एरर कहलाता है। यहाँ पर इसने वही लिखा है जो मैंने आपको बता दिया है। ट्रंकेशन एरर जो होता है इसे राउंड ऑफ एरर भी कहा जाता है। एज अ MCQ, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है। व्हाट इज़ द सेकंड नेम ऑफ ट्रंकेशन एरर? तो बी रिमाइंड, राउंड ऑफ एरर इज आल्सो नोन एज अ ट्रंकेशन एरर। If you have any problem then you can comment me. I reply your comment as soon as possible. आगे देखें, उसने आपको आगे एक पिक्चर दी हुई है। यहाँ से वही बात ओरिजिनल पार्ट, यानी कि अब ट्रंकेशन एरर किस तरह प्रोड्यूस हुआ, आगे उसने फ्रिक्शनल फॉर्म में भी आपको बता दिया है कि अगर पावर आ गई 5/8 तो यहाँ पर जनरेट होगा बेसिकली 4 नंबर 10.101। तो 101 का मतलब ये हुआ कि 1011 अगर पॉइंट को ख़त्म किया जाए तो मैंटिसा फील्ड के अंदर देखें, मैंटिसा फील्ड का मतलब 1010 है। तो हमने एक बिट को लॉस्ट कर दिया। मैं थोड़ा अगर यहाँ पर पिक्चर को जूम करूँ तो ये देखें, यहाँ पर ये जो सर्कल में बिट है 1, इसको हमने तो लॉस्ट कर दिया। अब जब आप एक 1 बिट को लॉस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक एरर प्रोड्यूस हो गया। डैट एरर बेसिकली कॉल्ड ट्रंकेशन एरर। फिर उसके बाद हम चलते हैं प्रिमिटिव मेथड फॉर हैंडलिंग ट्रंकेशन एरर। यानी अब ये वो मेथड है जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, अपने ट्रंकेशन एरर को फाइंड करते हैं और इसको रिमूव करते हैं। तो सिग्निफिकेंट ऑफ सच एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ लॉन्गर मैंटिसा फील्ड। इसका मतलब ये है कि ये इस तरह के जो एरर होते हैं वो कैन बी रिड्यूस का मतलब ये होता है कि आप कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, सिर्फ कम कर सकते हैं बाय यूजिंग अ लॉन्गर मैंटिसा फील्ड। मैंटिसा फील्ड अगर लॉन्गर हो जाए आपकी, फिर इनफैक्ट मोस्ट कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर टुडे यूज एटलीस्ट 32 बिट फॉर स्टोरिंग वैल्यूज इन फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन इंस्टेड ऑफ 8 बिट। यानी अब इसका मतलब ये है कि वो आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि सिर्फ एक एरर इस तरह का होता है जो कि हमें पास्ट में जिसका जो हमें सामना था, एक प्रॉब्लम आई थी, उसको हमने सॉल्व किया। लेकिन आजकल जो मोस्टली कंप्यूटर्स हैं वो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी आजकल के ज़माने में ख़त्म होकर कन्वर्ट हो गया 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से आजकल इस तरह के जो एरर्स हैं उनका हमें सामना बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि 64 बिट के अंदर ऑलमोस्ट मिलियन बिलियन जो बिट्स होती हैं वो स्टोर की जा सकती हैं। उसके बाद आगे देखें, ये वही है जो मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। इसका यही है कि आप हैंडल किस तरह कर सकते हैं। आप इसको इसी तरह से हैंडल कर सकते हैं अगर आप अपनी बिट्स की रेंज को बढ़ा लें। बिट्स की रेंज को बढ़ाना किस तरह वर्किंग करनी है वो आगे जाके आप पढ़ेंगे। सिर्फ आपका भी कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट इज़ ट्रंकेशन एरर एंड हाउ कैन यू रिड्यूस देम। आप इसे किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, होता क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये होता ये है कि आपने जो ओवरऑल बिट्स होती हैं, हमें बिट्स लूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रंकेशन एरर जो होता है वो हमें फाइंड करने में मसला होता है। ट्रंकेशन एरर को रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम बिट्स को बढ़ा लें। और आजकल के ज़माने में 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, 128 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अपकमिंग फ्यूचर में आएगा, जिसकी वजह से ट्रंकेशन एरर बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगा। आगे चलते हैं, इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग और हैंडलिंग ट्रंकेशन एरर्स। वो कह रहा है, अब यहाँ पर भी उसने आपको यही बता दिया कि अगर आप 32 बिट को ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जिस तरह 2 की पावर 1/3 है, अब आप इसे प्लस करेंगे 1/8 प्लस 1/8, तो इसकी ओवरऑल बाइनरी जो कन्वर्जन होगी 4 बिट मैंटिसा के अंदर, द रिजल्ट इज़ 10.10 वुड बी 2 की पावर 1 की पावर 2, यानी 2 होल पावर 1/2। दिस मीन 1/8 इज़ ट्रंकेड। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्लस करते हैं, प्लस किस तरह करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पिछले वीडियो जो प्रीवियस मॉड्यूल है उसके अंदर मैंने बड़ी डिटेल से आपको बाय फिजिकली हैंड करके दिखाया था। आप वहाँ जाके कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। अब कह रहा है कि किस तरह अगर आप ऐड करें, यानी 2 की पावर 1/2 है, प्लस 1/8 है, प्लस 1/8 है। अब आप ये पहली लाइन को ऐड करेंगे तो आपको एक जो ओवरऑल यहाँ पर 2 की पावर 1/2 प्लस 1/8 तो ऐड हो जाएगा, लेकिन जो लास्ट वाला 1/8 है ये आपका मिस हो जाएगा। तो जब मिस होगा तो डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ये ट्रंकेटेड हो गया। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में आपका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर इसने लिखा हुआ है। थोड़ा जूम इन करें यहाँ पर, तो ये देखें, सिर्फ आपको समझाने के लिए जूम इन किया है कि 00111 000 ये वो रिज़ल्ट है जो कि अभी आपने क्या किया है,
अभी आपने सिर्फ इन दोनों को ऐड किया है, यानी कि लेट ऐड फर्स्ट 1/8 और 2 1/8। अभी आपने 2 की पावर 1/2 को तो ऐड ही नहीं किया। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो 0 1 1 0 1 0 1 1, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू में देखें कितना फ़र्क है। डेफिनेटली अब आपको आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपका जवाब है वो नहीं मिला, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एरर्स का सामना करना पड़ जाता है और सम टाइम ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। आगे चलते हैं डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह से अगर मैंने आपको 1 GB की फ़ाइल दी, आपने 1 GB की फ़ाइल को कंप्रेस कर लिया। कंप्रेस का मतलब आपने MBs को रिड्यूस कर लिया। अब डेफिनेटली जब आप MBs को कम करेंगे, जब आप अपने डेटे का जो ओवरऑल GB से आप MBs में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वहाँ पर थोड़ा बहुत जो कमी है वो भी देखने में मिल जाती है। कमी से मुराद ये है कि वहाँ पर आपको पिक्सल्स क्वालिटी लो मिलेगी। पिक्सल क्वालिटी के साथ आपकी थोड़ी सी साउंड जो है उसमें नॉइस आ जाएगा, क्योंकि आपकी MBs जो हैं वो कम हो रहे हैं। आपकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी बेहतर से थोड़ी सी अपग्रेड नहीं हो रही। अब आपकी क्वालिटी लो ग्रेड पे जा रही है, जिसकी वजह से आपको कंप्रेशन तो मिल रही है लेकिन आपकी क्वालिटी पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी एक पहली जो लाइन है वो यही लाइन लिखी हुई है यहाँ पर कि डेटा कंप्रेशन स्कीम फॉल इनटू 2 कैटेगरीज। इंपॉर्टेंट MCQ होता है कि डेटा कंप्रेशन फील्ड को कितनी कैटेगरी में जो है वो आगे फॉल किया गया। तो आपको याद होना चाहिए डेटा जो कंप्रेशन स्कीम्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में फॉल किया गया है। एक होता है लॉसलेस और एक होता है लॉसी। इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है? लॉसलेस स्कीम जो होती है आर दो दैट डू नॉट लॉस इन्फॉर्मेशन इन द कंप्रेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, मैंने एक आपको फ़ाइल दी या मैं अभी जैसे आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, तो अब ये जो फ़ाइल होती है ये ओवरऑल MBs की बजाय GB की होती है। अब जब हम इसे अपलोड करेंगे तो अपलोड करने के बाद यूट्यूब इसे ऑटोमेटिकली MBs में कन्वर्ट कर देगा। तो ये लॉसलेस एग्जाम्पल है, यानी मैंने जो बोला, मैंने जो रिकॉर्ड किया आपके लिए, रिकॉर्ड करने के बाद उसे अपलोड किया, तो अपलोड करने के बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि यूट्यूब ने मेरी इसी वीडियो से ख़त्म कर दी। इसी तरह से एक दूसरी फ़ाइल है डैट इज़ लॉसी स्कीम। लॉसी का मतलब ये होता है कि मैंने आपको 1 GB की फ़ाइल दी। 1 GB की फ़ाइल का मतलब कि मैंने आपको 1000 MBs की फ़ाइल दी, आपने उसे कंप्रेस तो किया। कंप्रेस करने के बाद आपके पास MBs भी लो हो गए, लेकिन आपका जो डेटा था वो हाफ़ जो है वो गायब हो गया, यानी हाफ़ आपका डेटा लॉस हो गया और हाफ़ आपके पास डेटा बचा। तो डेटा इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस डेटा को लॉस होने की वजह से आपकी ओवरऑल फाइल जो है वो करप्ट हो गई। तो ये दोनों के अंदर बेसिकली फ़र्क है। लॉस लेस का मतलब ये है कि आपका डेटा लॉस नहीं होता लेकिन क्वालिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और लॉसी का मतलब ये है कि आपको क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है और इसी के साथ साथ आपका जो डेटा है वो भी करप्ट, यानी वो भी जो डल है वो हो जाता है, आपका डेटा करप्ट हो जाता है। आपको डेटा करप्ट करते करते आपका जो आपका ओवरऑल हाफ डेटा जो होता है वो गायब हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आगे बात करें तो रन लेंथ इनकोडिंग क्या होती है? द कंप्रेशन टेक्निक। देखिए यहाँ से जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ से अपना अंडरलाइन कर लें अगर आपके पास फिजिकली हैंड आउट मौजूद है। तो कंप्रेशन जो कंप्रेशन टेक्निक होती है रन लेंथ इनकोडिंग विच इज़ अ लॉसलेस मेथड इज़ पॉपुलर। यानी रन लेंथ इनकोडिंग का मतलब है ये लॉसलेस मेथड है और ये पॉपुलर है। क्योंकि लॉसलेस मेथड क्यों पॉपुलर है? इसी वजह से पॉपुलर है क्योंकि अगर आपका डेटा हाफ से ज़्यादा लॉस हो रहा है तो फिर आपका जो लॉसी फाइल है वो किसी भी काम की नहीं है। यानी आपको डेटा तो ओवरऑल अपना पूरा चाहिए था, आपने सिर्फ डेटा की जो साइज़ था उसे कम करना था, लेकिन आपको डेटा कंप्लीट चाहिए था। लेकिन अब यहाँ पर उसने डेटा, अब जो लॉसी है वहाँ पर आपका डेटा फाइल के साथ साथ भी ख़त्म होता जा रहा है, तो जिसकी वजह से वो पॉपुलर नहीं है। अब यहाँ पर रन लेस इनकोडिंग जो है यहाँ पर इसीलिए पॉपुलर है। ये भी ओवरऑल सेल्फ राइटिंग का क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको आंसर किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इसने कुछ बिट्स बताई हुई हैं, आप ये लास्ट लाइन के अंदर एग्जांपल दी हुई है, इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर बताने वाला कुछ नहीं है। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग पढ़ते हैं। अब कह रहा है लॉसलेस डेटा कंप्रेशन टेक्निक, एक ये भी है कि आप फ्रीक्वेंटली डिपेंडेंट इनकोडिंग है, यानी अ सिस्टम इन विच द लेंथ ऑफ द बिट पैटर्न यूज टू रिप्रेजेंट द डेटा एटम इज इनवर्सली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एटम यूज। यानी अब इनवर्स रिलेटेड होता है फ्रीक्वेंटली डिपेंडेंट इनकोडिंग सिस्टम के अंदर। आई रिपीटेड, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ से कि जो अगर आप फ्रीक्वेंटली या फ्रीक्वेंसी डिपेंड इनकोडिंग स्कीम को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपका जो डेटा होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड फ्रीक्वेंसी जो एटम है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की जो कोडिंग जो स्कीम्स होती हैं उसकी एग्जांपल वेरिएबल लेंथ कोड होती है। इसके अलावा मीनिंग दैट एटम्स
एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पैटर्न ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी डिफरेंट लेंथ से जो पैटर्न है उसे ये जो रिप्रेजेंट है वो किया जाता है. डेविड हफन मैन इज क्रिएटेड विद डिस्कवरिंग एन अलॉग्रिथम दैट इज कॉमनली यूज फॉर डेवलपिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कोड. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि जो डेविड हफमैन था, डेविड हफमैन ने क्या किया था, क्रिएटेड किया था एक ऐसा अलॉग्रिथम डिस्कवर किया था जिसके ज़रिए आप अपनी फ़ाइल को, आप अपनी जो डेटा की जो ओवरऑल सिस्टम है डेटा का, वहाँ उसको आप क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं फ़ाइल को. फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्कीम है, यहाँ पर आखिरी लाइन जो है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट कोड एंड इट इज़ कॉमनली प्रैक्टिस टू रेफर विद कोड्स डेवलप्ड इन दिस मैनर एज हफन या हफमैन कोड्स. इन टर्न मोस्ट फ्रीक्वेंटली डिपेंडेंट कोड इज यूज टुडे एज हफमैन कोड. हुफमैन कोड भी इसे कहते हैं, हफमैन कोड भी इसको कहा जाता है. इसका मतलब ये है कि आज के जो ज़्यादा ओवरऑल पॉपुलर वेज़ हैं वहाँ पर हफमैन या हुफमैन कोड को इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा डेटा का जो साइज़ होता है उसको तो रिड्यूस कर दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो डेटा का साइज़, जो आपका डेटा है वो लॉस नहीं होता. आगे उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये एग्जांपल आप खुद पढ़ लीजिएगा. अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, हम आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे. उसके बाद देखें जी, आगे इनकोडिंग आ गया. इनकोडिंग का मतलब है रिलेटिव इनकोडिंग, आर आल्सो नोन एज डिफरेंशियल इनकोडिंग. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़. ये खुद जब ग्रैंड क्विज आया था तो मैंने खुद किया हुआ था कि रिलेटिव जो इनकोडिंग होती है वो क्या कहलाती है, वो डिफरेंशियल इनकोडिंग भी कहलाती है. किस तरह से होती है ये, अब इनका भी फ्रेमवर्क होता है जो कि मोशन ऑफ पिक्चर्स होते हैं. यानी आगे से डेफिनेशन है यहाँ से कि दीज टेक्निक्स रिकॉर्ड द डिफरेंस बिटवीन consecutive data unit rather than entire unit, that is each limit is encoded in term of it relationship to the previous unit. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो प्रीवियस यूनिट होता है उससे रिलेट कर रहा होता है डेटा, यानी आपका जिस तरह प्रीवियस यूनिट है उसी तरह आगे यूनिट चलता जाएगा. relative encoding can be implemented in neither lossless or lossy from dependent or whether the difference between consecutive data units are encoded previously or approximated. ठीक है, बस आपने सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि जो रिलेटिव इनकोडिंग होती है ये डिफरेंशियल इनकोडिंग कहलाती है. आगे आपको इसकी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं आती होती पेपर के अंदर. आगे चलते हैं. आगे डिक्शनरी इनकोडिंग टेक्निक्स क्या होती है. डिक्शनरी इनकोडिंग टेक्निक्स का मतलब ये है कि स्टिल अदर पॉपुलर कंप्रेशन टेक्निक्स हैं जहाँ से आप अपने डेटा को दोबारा कंप्रेस कर सकते हैं. उसके अंदर एक टेक्निक्स एक और आती है, डेट इज़ कॉल्ड डिक्शनरी इनकोडिंग टेक्निक. डिक्शनरी इनकोडिंग टेक्निक के अंदर आप क्या करते हैं, डिक्शनरी रेफर टू द कलेक्शन ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स फ्रॉम विच द मैसेज बीइंग कंप्रेस्ड इज कंस्ट्रक्टेड. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कलेक्शन होता है बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स का, विच द मैसेज बीइंग कंप्रेस, जो कि मैसेज को कंप्रेस कर देता है. मैसेज से मुराद ये है कि अगर आप व्हाट्सएप पर या दूसरे सिम सिस्टम पर मैसेज करते हैं तो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एक दिन में मैसेज का डेटा 250 MB का था, तो उसने यहाँ पर मैसेज को जो ओवरऑल बार बार रिपीटेड हो रहे थे जो लफ्ज़, उसको उसने डेटा को कंप्रेस कर दिया. कंप्रेस करने के बाद जो आपका ओवरऑल 250 MB का डेटा जो है वो 100 MB में या 150 MB में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी कम क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है कि आप उसे निगलेक्ट कर सकते हैं. फिर उसके बाद थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आपने वीडियो ओवरऑल कंप्लीट वॉच करनी है. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बताना और समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है. डिक्शनरी इनकोडिंग कैन बी यूज बाय वर्ड प्रोसेसर टू कंप्रेस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स. वही बात मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर आपका एक दिन के अंदर 250 MB का डेटा जो है आप उसको शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये टेक्स्ट वर्ड के अंदर यूज़ होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर. यानी कि अगर आपने एक टेक्स्ट लिखा है, आपने अगर एक CV बनाई है या आपने एक बुक लिखी है, अपने नोट्स बनाए हैं CS के कंप्यूटराइज्ड, तो वो 250 के 125 MB के जो थे, तो आप उसे कंप्रेस करने के बाद क्या करेंगे, कंप्रेस करने के बाद वो जो डेटा होगा आपका वो 150 का अगर है तो वो 72 73 40 MB तक चला जाएगा. 250 में है तो 150 तक चला जाएगा. तो आपको जो क्वालिटी है उसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आप वर्ड्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिस तरह एक ए वर्ड होता है, इंपॉर्टेंट MCQs आपको बता रहा हूँ कि जो ए वर्ड होता है ये कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट होता है. तो ए वर्ड का प्रॉपर्ली एक कोड बना दिया जाता है, तो वहाँ पर वो कोड बार बार रिपीट होता है, जिसकी वजह से आपका जो MBs हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते. फिर उसके बाद एक और डिक्शनरी इनकोडिंग है, डेट इज़ अडॉप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग. इसको क्या होता है, आल्सो नोन एज डायनामिक डिक्शनरी इनकोडिंग.
अडॉप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग सिस्टम के अंदर द डिक्शनरी इज अलाउड टू चेंज ड्यूरिंग द इनकोडिंग प्रोसेस। अ पॉपुलर एग्जांपल इज लैम्ड वेल्स। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर LZW भी कहा जाता है। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसे आप क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक जिप फाइल होती है उसे जनरेट कर सकते हैं, टेरिबल्स बना सकते हैं। टू इनकोड अ मैसेज यूजिंग LZW वन स्टार्ट विद द डिक्शनरी इनकोडिंग द लॉजिक बिल्डिंग ब्लॉक फ्रॉम विच द मैसेज इज कंस्ट्रक्टेड। वही बात है, ओवरऑल डेटा मैंने आपको पहले भी बता दिया। ये ओवरऑल डेटा इस तरह से काम करता है कि आप जो डेटा है उसको जनरेट करते हैं। डेटा जनरेट करने के बाद आपके जो बार बार वर्ड्स रिपीट हो रहे होते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड बना दिया जाता है सॉफ्टवेयर की तरफ से, और उस कोड में जब आप जाते हैं तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। जिस तरह यहाँ पर उसने दिया हुआ है कि XYZ XYX XYX XYX, तो अब ये बार बार जो क्वेश्चन ये बार बार जो है वो रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब जो डेटा जो सॉफ्टवेयर है अब इन XYX का एक स्पेसिफिक कोड बना देगा सॉफ्टवेयर, और बार बार इसको यूज़ करने पर वो कोड यूज़ होगा, जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल फाइल है वो कम हो जाएगी। आगे इमेजेस, बस यहाँ तक हम पढ़ेंगे। इमेजेस को आप किस तरह कर सकते हैं। वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करने का ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि कंप्रेसिंग इमेजेस का मतलब क्या होता है। कंप्रेस्ड इमेजेस, जिस तरह अब आप टेक्स्ट को रिड्यूस कर सकते हैं ना, इस तरह आप इमेज को भी कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब आप इमेज को कंप्रेस करेंगे तो आपका जो इमेज क्वालिटी होगी वो थोड़ी सी जो पिक्सल्स होंगे वो फटना स्टार्ट हो जाएंगे। जिस तरह से 16 मेगापिक्सल का एक कैमरा है तो वो एक पिक्चर जो होता है वो ऑलमोस्ट 8 MB की लेता होता है, और एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि ऑलमोस्ट जो एक पिक्चर होता है वो 3 से 4 MB की लेता है। तो एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि 8 MB की पिक्चर है, डेफिनेटली वो ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आपको नज़र आएगी बनिस्बत 8 MB वाले जो कैमरा है, 8 पिक्सल वाला जो कैमरा है, 8 MB की जो फाइल है आपका उससे। तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यही है कि GIF क्या होता है। इंपॉर्टेंट जो MCQ है वो याद रखना है आपने कि GIF स्टैंड फॉर ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट एंड प्रोनाउन गिफ। GIF जो कैपिटल GIF है इसे हम GIF जो है ये हम इससे जब प्रोनाउंस करते हैं, फिर समटाइम इसे जिफ JIF भी कहा जाता है। डिक्शनरी इनकोडिंग सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड बाय कंप्यूसर्व एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा पर्सन होगा जिसने क्या किया, इसे डेवलप किया होगा। इट अप्रोचेज द कंप्रेशन प्रॉब्लम बाय रिड्यूसिंग द नंबर्स ऑफ कलर दैट कैन बी असाइन टू द पिक्सल ओनली 256। वही बात है, मैंने आपको वही बता दिया। आप इसे खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपका जो कॉन्सेप्ट है वो लाजमी क्लियर कर दूंगा, चूँकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है। तो वही बात है कि अगर आप कंप्रेस जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपको अपनी जो क्वालिटी है पिक्सल इमेज की उस पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिर JPEG स्टैंड, जैसे इसे प्रोनाउंस किया जाता है JAY और PEJ से। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आप इसे लाजमी याद रखिएगा। इसकी जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट है वो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप है। इसको JPEG को जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप कहा जाता है। ये वर्चुअल जो क्विज़ आता है उसमें पूछा जाता है, तो आपने इसे लाजमी तौर पर याद रखना है। इसके अंदर भी वही है कि आप जितना ज़्यादा जो है डेटा को जितना ज़्यादा आपका डेटा कंप्रेस होगा उतनी ज़्यादा आपकी इमेज क्वालिटी बदतर से बदतर होती चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स है ये देखें 8 to 8 पिक्सल ब्लॉक इनटू द कंप्रेस्ड इन्फॉर्मेशन। वही बात मैंने अभी आपको 8 मेगापिक्सल के कैमरे की एग्जांपल दी थी, तो यहाँ पर उसने नीचे थर्ड पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के अंदर लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर यही एग्जांपल दे दिया कि अगर आप 8 to 8 यानी 8 बाय 1 पिक्सल ब्लॉक की एक पिक्चर को क्या करें, कंप्रेस करें। इन्फॉर्मेशन इज ईच ब्लॉक एज अ यूनिट, तो हर यूनिट की इन्फॉर्मेशन जो होगी वो ब्लॉक में जो डिवाइड हो जाएगी। दिस इज डन बाय द अप्लाइंग अ मैथमेटिकल टेक्निक नोन एज डिस्क्रिएट क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशंस whose detail need not concern us here. The important point is that transformation convert the original 8 by 8 block into another block whose entries reflect how the pixel is in the original block relate to each other rather than the actual pixels values. अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। जहाँ पर कंप्रेस की वैल्यू, जहाँ पर कंप्रेस वर्ड आएगा, कंप्रेस का मतलब कम कर देना, यानी वीडियो की क्वालिटी को कम कर देना, पिक्चर की क्वालिटी को कम कर देना। तो आप को अगर जितना आप अपना डेटा कंप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो ओवरऑल आपको जो पिक्सल क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। आगे यहाँ से लास्ट देखें, TIFT स्टैंड फॉर टैजेड इमेज फाइल फॉर्मेट।
TIFT स्टैंड फॉर टैजेड इमेज फाइल फॉर्मेट। हाउएवर द मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है TIFT इज़ नॉट एज मीन ऑफ डेटा कंपैरिजन। ये डेटा कंप्रेशन नहीं है बट आल्सो इंस्टेड एज अ स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट फॉर स्टोरिंग फोटोग्राफ्स अलॉन्ग विद रिलेटेड इंफॉर्मेशन सच एज डेट, टाइम, कैमरा, सेट थिंग्स। यानी कि ये डेटा को कंप्रेस नहीं करता। डेटा को कंप्रेस करने ये इसका काम बेसिकली ये होता है। इसके बजाय डेटा को कंप्रेस करने के बजाय ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा फोटोग्राफर्स को यूज़ करते हैं कि ये डेट बता देता है। यानी कि मैंने एक पिक्चर 26 अप्रैल 2021 को क्या किया, मैंने उसको एक पिक्चर को कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद अब मुझे 1 साल बाद नहीं याद रहेगा कि मैंने इस पिक्चर को कब कैप्चर किया था। तो आपका जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेटा को, आपकी जो डेटा की डेट है वो ये सॉफ्टवेयर आपको बता देगा। आपने किस टाइम पर कैप्चर की थी वो बता देगा। कैमरा आप उस टाइम कौन सा इस्तेमाल कर रहे थे, आपके कैमरे की कितनी क्वालिटी थी, कितने मेगापिक्सल पर आपने ली, ये आपको ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी आपके सामने रख देगा। और इन दिस कॉन्टेक्स्ट द इमेज इटसेल्फ इज नॉर्मली स्टोर्ड एज रेड, ग्रीन एंड ब्लू पिक्सल कंपोनेंट विदाउट कंप्रेशन। इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो रेड, ग्रीन और ब्लू पिक्सल कंपोनेंट है उसके साथ पिक्चर जो है वो कैप्चर की जा सकती है और इसके अंदर डेटा को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। यानी आप इसमें विदाउट डेटा कंप्रेशन जो है वो अपनी इमेज को बेहतरीन वे में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ तक आपका मॉड्यूल नंबर जो 27, 28, 29 और 30 था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इसके अंदर। इसके अंदर से ज़्यादातर मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन और एज आ MCQs आपको पेपर आ सकता है। तो ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर जो प्रीवियस मॉड्यूल है उनके अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आपने नहीं सुना तो आप वो लाजमी तौर पर सुने ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया जा सके। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको एज सुन एज़ पॉसिबल आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे इस चैनल पर MGT CS 101, MGT 101 लेक्चर, पाक स्टडी के 301 इंग्लिश के साथ साथ उर्दू हैंडआउट्स के अंदर भी मौजूद हैं। आप अपना ताकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जो चीज़ इन तीनों सब्जेक्ट में आपको समझ नहीं आएगी मैं आपको इंशाल्लाह आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपको आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवा दूंगा। आने वाला हर जो क्विज़ असाइनमेंट है GDP 100% करेक्ट सोल्यूशन के साथ मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलें वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन को। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।